हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स। तो यार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट को कितने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो दो फॉर्म होता है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने प्रकार होते हैं। फिर सबसेट, तो सबसेट जो है वो टाइप्स ऑफ सेट ही होता है। सेट के काफी सारे टाइप्स होते हैं जिसमें कि सबसेट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज बना हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल बना के और सर्कल बना के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर साथ में हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये क्या होता है, जिससे हम लोग नंबर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। उसी तरीके से सेट्स के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अब ये क्या होता है, जैसे अलजेब्रा का जो लॉ होता है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डीमॉर्गन्स लॉ। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के ऊपर, ये सब कैसे एप्लीकेबल होता है। फिर हमें पढ़ना है मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो यहाँ पे जैसे हमने जो पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो उससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें लगभग सारे प्रूव दैट टाइप वाले क्वेश्चन है। फिर हमें पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। तो जब ये टॉपिक आएगा तब इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं आर डी शर्मा। अब आर डी शर्मा में क्या है, ये जो चैप्टर सेट्स है ये टोटल 8 एक्सरसाइज में बटा हुआ है। ये जो सबसे पहला है ये है एक्सरसाइज 1.1, फिर 1.2, 1.3, इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.8 तक में बटा हुआ है। अब आप कोई भी राइटर की बुक लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में 4 एक्सरसाइज में, किसी में 5 एक्सरसाइज बना हुआ है, किसी में 2 एक्सरसाइज में पूरा है, ठीक है। मतलब कंटेंट हमें इतना सारा पढ़ना है, सेट के अंदर ये सारा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, किसी भी चीज का कलेक्शन जो अगर वेल डिफाइंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। कलेक्शन मतलब यार किसी चीज का ग्रुप, एक आइटम हो या उसमें 1000 आइटम हो, 1,00,000 आइटम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कलेक्शन होना चाहिए और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई सामान, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। लिविंग, नॉन लिविंग, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज की प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सेट हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी चीज का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जो समझने वाला चीज है वो है वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, किसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल समझो। कलेक्शन तो यार हम लोग अभी तक आज तक पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर किसी भी कलेक्शन को हम लोग सेट्स नहीं बोलेंगे। सेट्स वही कहलाएगा, वैसे कलेक्शन को सेट्स बोला जाएगा जो कि वेल डिफाइंड होगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे अगर ये पूछा जाए कि साल में जितने भी महीने होते हैं सबका नाम बताओ, ऑल मंथ्स इन अ ईयर। तो अगर ये 10 बच्चों से, 1000 किसी से भी पूछा जाए, सबका सेम आंसर आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स है, वेल डिफाइंड है, किसी से भी पूछो सबका आंसर सेम होगा। तो ये एग्जांपल हो गया सेट्स का, ऑल मंथ्स इन अ ईयर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई बेस्ट मंथ्स, साल में कुछ अच्छे महीने का नाम बताओ, तो अब यार 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोगों का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट महीना है मार्च। मार्च में क्या होता है यार, हमारी छुट्टी होती है, बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए तो उनके लिए सबसे बेस्ट महीना होता है, आप लोग बताओ कमेंट करके। मेरे हिसाब से तो यार मई, जून छुट्टी मिलती है गर्मी की, ठीक है ना। तो अब 10 लोगों से और या किसी से यार सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बेस्ट मंथ अगर पूछ लिया जाए 10 लोगों से तो 10 का हो सकता है आंसर सेम ना हो, 10 लोगों का आंसर अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि बेस्ट मंथ कोई ऐसा कहीं डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है किसी डिक्शनरी में कि किस मंथ को बेस्ट बोला जाए। किसी के लिए यार जुलाई बेस्ट है, किसी के लिए दिसंबर बेस्ट है, किसी के लिए जनवरी बेस्ट है। तो 10 लोगों से अगर हम पूछेंगे तो 10 का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो ऑल मंथ इन अ ईयर ये एक कलेक्शन है, कुछ मंथ, जनवरी, फरवरी, तो ये एक सेट का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर हम पूछ रहे बेस्ट मंथ्स ऑफ अ ईयर बताओ तो ये वेल डिफाइंड
नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सेट का मतलब कि अगर 10 लोग से हम पूछ रहे हैं 10 का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया, मतलब वो चीज वेल डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, ऑल मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे, बोलेंगे कि जे से शुरू होने वाले महीने का नाम बताओ, तो यार अब तो फिक्स है जनवरी, जून और जुलाई, इस तीन के अलावा तो कोई है नहीं, तो इसका फिक्स आंसर है, ठीक है ना। ऑल मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो ये भी एक वेल डिफाइंड हो गया, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल डेज इन अ वीक, तो इसका भी आंसर फिक्स है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या हो गया, एक सेट का एग्जांपल। लेकिन यहीं पे फिर से पूछा जाए ऑल गुड डेज बताओ, वीक में जो गुड डेज है, तो सबका आंसर आएगा सैटरडे संडे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे गुड डेज है, कोई बोलेगा ट्यूसडे जो बजरंगबली का भक्त है, कोई बोलेगा वेडनेसडे जो दुकान वाले होते हैं, बुधवार को दुकान बंद रहती है, तो सबके लिए यार गुड डे अलग अलग है, सबके लिए गुड डे का परिभाषा डेफिनेशन अलग अलग है। तो ये पूछ दिया जाए कि गुड डे बताओ, तो फिर ये सेट का एग्जांपल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पूछ रहे ऑल डेज इन अ वीक, तो ये एक सेट है क्योंकि इसका आंसर फिक्स है, ठीक है। अब पूछा जाए सिमिलरली ऑल स्टेट्स इन इंडिया, तो ये भी फिक्स है, जो भारत में जितने भी राज्य जितने भी स्टेट है वो सारे नाम, ठीक है। तो लेकिन यहां इसमें भी फिर लगा दिया जाए बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबके हिसाब से कोई सबका आंसर यहां पे सेम नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट का एग्जांपल नहीं हुआ। और ऑल स्टेट्स इन इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड है, इसका आंसर फिक्स है, तो ये सेट हो गया। सिमिलरली ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी सेट है। ऑल क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, सेट है कि नहीं बताओ, ये एक सेट का एग्जांपल है यार, इसमें किसी को भी तो लेके नहीं ना बोलेंगे कि ये इंडिया का क्रिकेट प्लेयर है, वहां पे डिफाइन है भैया, जो इंडिया के साथ जो ये चीज डिफिनेशन में है, जो क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, यार हम लोग किसी को भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता है सबको, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, ऑल क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो अब अगर ये पूछा जाए कि यार एडम गिलक्रिस्ट, ठीक है, तो ये इंडिया का प्लेयर है कि नहीं, तो बताओ ये इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं, ऑब्वियसली ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये एक सेट का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, धरती पे जितने भी जानवर हैं, भले हम सबको नहीं जानते हैं, सबका बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो क्लास 9 में यार बायो में हमने पढ़ा था वो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल किसको बोला जाता है उसका डेफिनेशन वहां पे दिया हुआ है, जो भी उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है वो एनिमल किंगडम के अंदर आता है। तो ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, ठीक है, भले ये अनकाउंटेबल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, ये सेट का एग्जांपल है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब इस बुक को देख के तो हम पूछेंगे कि ये एनिमल है कि नहीं, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट, ये एनिमल नहीं है ये ठीक है ना। तो एनिमल कौन है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ ये सेट का एग्जांपल है, छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं है। लेकिन यही अगर पूछ दिया जाए मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ, तो ये सेट का एग्जांपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार किसी को तो यार चूहे से डर लगता है, कोई शेर से भी नहीं डरता है, तो डेंजरस कौन हुआ, तो किस एनिमल को डेंजरस बोला जाएगा। लोग तो यार सर्कस में के लिए शेर को भी पालतू बना लेते हैं, और कुछ लोग चूहे से, कॉकरोच से भी डर जाते हैं। तो डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ ये सेट का एग्जांपल नहीं है। जहां भी यार ऐसे समझ लो एडजेक्टिव वर्ड आ गया ना सेंटेंस में, अगर एडजेक्टिव आ जाएगा साथ में, तो वो फिर सेट नहीं रहेगा, वो सेट को बर्बाद कर देगा, ठीक है। ऑल एग्जांपल ले लो, ऑल टीचर्स ऑफ योर स्कूल, पूछा जाए कि तुम अपने सारे स्कूल के, अपने स्कूल के सारे टीचर्स के नाम बताओ, तो यार अब उसमें तुम दूसरे स्कूल के टीचर के नाम को तो नहीं बताओगे, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर है उसी का नाम बताओगे, ठीक है। तो ऑल टीचर्स ऑफ योर स्कूल, ये भी एक वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल हो गया। कलर्स ऑफ रेनबो, तो यार किसी से भी पूछा जाए यही बोलेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसका आंसर भी फिक्स है, ठीक है ना। तो ये भी एक सेट का एग्जांपल हो गया, ऑल कलर्स इन अ रेनबो। सिमिलरली वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या हो जाएगा, AEIOU, वेल डिफाइंड है ये सब, तो ये सब क्या हो गया, सेट का एग्जांपल। फिर हाँ ये देखो काफी इंटरेस्टिंग है, ओल्ड पीपल ऑफ योर एरिया, अगर पूछा जाए अपने एरिया, मोहल्ला, कॉलोनी जो भी है, अपने एरिया के ओल्ड पीपल्स का नाम बताओ, बताओ सोच के ये सेट है कि नहीं है। कहीं किसी किताब में ओल्ड का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसको ओल्ड बोला जाता है, दाढ़ी पक जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, हाथ में लाठी आ जाए, ओल्ड कब बोलते हैं, कहीं है इसका डेफिनेशन, किसको ओल्ड बोल सकते हैं। ओल्ड का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ओल्ड पीपल ऑफ योर एरिया ये सेट
नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन यही अगर पूछ दिया जाता सीनियर सिटीजन ऑफ योर एरिया, अब ये वेल डिफाइंड हो गया, मतलब ऑफ योर एरिया कैसे, जो भी हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं सबका वोटर आईडी बना हुआ है। अब सीनियर सिटीजन हमारे देश में डिफाइन किया हुआ है कि भैया इतने साल से अगर उम्र पार कर जाए तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। मेल फीमेल के लिए अलग अलग है, ठीक है, शायद मेल के लिए 60 है और फीमेल के लिए 58 है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन ऑफ योर एरिया बोला जाए तो ये वेल डिफाइंड है, हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं जिसकी भी एज 60 क्रॉस है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये एक सेट का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली यार और बहुत सारे, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। ऑल स्टेडियम्स इन इंडिया, तो ये भी वेल डिफाइंड है। हमारे अपने मोहल्ले के जो फील्ड है उसको तो नहीं ना बोलेंगे कि ये भी इस स्टेडियम के लिस्ट में आएगा, नहीं है। स्टेडियम हमारे देश में डिफाइन है कि कौन कौन सा किस किस चीज को, कौन कौन से फील्ड को स्टेडियम का कैटेगरी दिया हुआ है। तो ऑल स्टेडियम्स इन इंडिया वेल डिफाइंड है। गूगल पे करोगे पूरा लिस्ट आ जाएगा कितने देश में हमारे स्टेडियम है। सिमिलरली ऑल एयरपोर्ट्स इन इंडिया वेल डिफाइंड है। ऑल सेटेलाइट्स ऑफ इंडिया, ऑल सेटेलाइट्स ऑफ वर्ल्ड, ऑल सेटेलाइट्स ऑफ अमेरिका, ये सब क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये सब क्या हो गया, एक सेट का एग्जांपल। और ले लो यार एग्जांपल, प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है तो ये सारे नेम भी फिक्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड है। तो ये भी सेट का एग्जाम्पल हो गया। फिर और देखो, चलो ये और ले लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है बताओ। अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ ये -3 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो सब कोई बोलेगा ये नेचुरल नंबर नहीं है। कैसे बता दिए, क्योंकि नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इन सारे नंबर को बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। किसी को एग्जांपल देके ये पूछेंगे 1/2 बोलो ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो बताएगा कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। कैसे बता पा रहा है, क्योंकि उसको पता है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। क्यों पता है, कैसे पता है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, बताया गया है कि भैया ये सारे नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल है, लेकिन ये सेट का एग्जांपल है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। सिमिलरली ऑल होल नंबर्स, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल है, जितने भी होल नंबर्स है वो सारे। सिमिलरली ऑल इंटीजर्स, ठीक है। यहां पे ऐसे मेरे को सेंटेंस में कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स बोलने का जरूरत नहीं है। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स अपने आप में कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, तो ऑल इंटीजर्स ये भी एक सेट का एग्जांपल है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट वर्ड को भूल जाओ, कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का कलेक्शन, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स ये भी सेट का एग्जांपल है। अगर हम बोले सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये भी वेल डिफाइंड है। जो भी चीज वेल डिफाइंड है वो सेट है, ठीक है। वो गिनती में 1 है, 1000 है, उससे कोई मतलब है। वो ऑब्जेक्ट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, उससे में मतलब नहीं है, बस वो वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑल रियल नंबर ये भी सेट है, ठीक है। जितने भी रियल नंबर्स हैं अनकाउंटेबल है, तो ये सारा क्या है, सेट का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब हम लोग अभी बार बार यूज करेंगे, तो इसके लिए कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड है जो हम लोग अब कहीं भी हमें लिख के बताना है ऑल नेचुरल नंबर, तो वहां पे लेके पूरा 1 2 3 इस तरीके से बार बार नहीं लिखेंगे। तो वहां पे हमारे लिए क्या है, कैपिटल लेटर एन से हम लोग डिनोट करते हैं ऑल नेचुरल नंबर को, ठीक है। सिमिलरली होल नंबर के लिए सिंबल यूज करेंगे हम W का, इंटीजर्स के लिए Z और रियल नंबर के लिए R, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, नेचुरल नंबर के लिए हो गया N, होल नंबर के लिए सिंबल है हमारे पास W, फिर इंटीजर्स के लिए है Z और रियल नंबर के लिए है R। अब देखो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिंबल और है, Z प्लस और Z माइनस। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता है, तो इसलिए कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। जितने भी नेचुरल नंबर है बाय डिफॉल्ट सारे ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन इंटीजर में होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो जहां पे हमें बताना है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो वहां पे हम Z माइनस लिख देंगे। ऑल पॉजिटिव इंटीजर तो Z प्लस। सिमिलरली रियल नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ अगर R लिखा हुआ है तो वो ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आर प्लस हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस हो गया नेगेटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी यार दो तरीके का होता है, एक रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल के लिए हमारे पास सिंबल है क्यू, और फिर सिमिलरली पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए हो गया क्यू प्लस, और नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए हो गया क्यू माइनस, और इरैशनल नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल टी। सिमिलरली इसमें भी टी प्लस और टी माइनस। ठीक है, तो ये सब जो लेटर हैं एन डब्ल्यू जेड आर क्यू टी, ये सब रिजर्व लेटर है। कहीं भी अगर हमें सेट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं पे कैपिटल एन दिखाई दे तो उसका मतलब यही होता है कि भैया वो ऑल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नेचुरल नंबर अपने आप में एक सेट है, होल नंबर अपने आप में एक सेट है। कहीं सेट वर्ड हमें लिख के नहीं बताना। जैसे ये लिखा हुआ है मान लो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये एक सेट है, क्योंकि ये वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम लेटर्स है। ठीक है ना, तो इसको बोला जाएगा सेट। आगे में अलग से सेट वर्ड लगाने का जरूरत नहीं कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेट का डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो वेल डिफाइंड है उसके कलेक्शन को बोल दिया गया है सेट। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन ये जो वॉवेल्स का जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। अगर वॉवेल्स पूछा जा रहा है तो उसमें आप लेटर सी को तो नहीं घुसाओगे, लेटर बी तो नहीं घुसाओगे, ए ई आई ओ यू ही लिखोगे, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये सारा हो गया। अब देखो एक चीज और समझ लो, सेट को हम लोग जैसे लिखना है ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो लिखते कैसे? सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हमने सारा पढ़ लिया, तो बताया नहीं आपको कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। तो ये सबको इरेज करते हैं। सेट को अब देखो हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले तो एक कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम लोग करली ब्रैकेट में, जैसे ये वाला एग्जांपल उठा लो कलर्स ऑफ चाहे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू, वो सारे सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, और सबको कॉमा से सेपरेट कर देंगे और करली ब्रैकेट दे देंगे और कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे हम लोग ये लीनियर इक्वेशन लेट द नंबर बी एक्स, कोई भी नंबर फाइंड करना होता तो लेट द नंबर बी एक्स, एक्स डिनोट कर लेते थे। तो सेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर ए बी सी डी यूज कर लो। ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स है उसको कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया कैपिटल लेटर सेट को डिनोट करने के लिए। दूसरा हो गया करली ब्रैकेट, उसके एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखना है। तीसरा पॉइंट हो गया कि कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। चौथा इसमें पॉइंट हो गया ऑर्डरिंग डजंट मैटर। सेट में क्या होता है ना कि ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है, किसी भी लेटर को आप पहले लिखो बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ यू ई आई, ठीक है, दोनों बोथ आर सेम। अब दूसरी और रिपीटेशन नॉट अलाउड। कोई एक चीज को हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है ए, उसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी डी, मान लो डी लेटर दो बार लिखा हुआ है तो काउंट दो बार नहीं होगा। पूछा जाएगा कि सेट में कितने एलिमेंट लिखे हुए बताओ, तुम गिन के बोलेंगे 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट लिखे हुए हैं। कोई एलिमेंट अगर दो बार लिखा हुआ है तो दो बार काउंटिंग नहीं होगा। उसको हम लोग ये बोलेंगे कि गलत, ये लिखने का तरीका ही नहीं है, गलत, कि जिसने भी लिखा है गलत लिखा हुआ है। एक जैसे एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि बोला एक सेट लिखा हुआ, कोई सेट का एग्जांपल है 1 2 3 4 5 4 2, तो ये गलत एग्जांपल लिखा हुआ है क्योंकि इसमें नंबर 2 दो बार लिखा हुआ है। दो बार का कोई मतलब ही नहीं होता है, सेट में एक चीज को दो बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेट को लिखने का तरीका, कैपिटल लेटर से, करली ब्रैकेट, कॉमा, ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर और रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ये हमें लिख के बताना है नेचुरल नंबर। तो अब देखो ये नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 कितना भी लिखो, नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होगा, तो हम लोग डॉट डॉट लिख के छोड़ देंगे। तो सेट जो हो गया, जो इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड है, वो नंबर अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो उसको डॉट डॉट दे के छोड़ दो। और जैसे रेनबो वाला एग्जांपल ले लो, किधर गया, चलो जाने दो।
तो रेनबो का जैसे हम कलर लिख रहे हैं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करके। और इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो ये जो तरीका हम लिख रहे हैं कॉमा से सेपरेट करके, इसी तरीके को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखने का तरीका है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये हो गया। अब होता है सेट में कार्डिनल नंबर। अभी कार्डिनल नंबर क्या होता है, देखो कार्डिनल नंबर होता है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे अगर हम इस सेट बी की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 7। तो ये जो 7 क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा सेट बी का कार्डिनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये तो यार इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्डिनल नंबर। अच्छा एक चीज और, एक सेकेंड, ठीक है, क्या बता रहे थे, हाँ सेट में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो सेट में सिर्फ नंबर होगा, या किसी का नेम लिख रहे हैं तो सिर्फ किसी का नेम होगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं सेट का, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 मान लो, फिर किसी का नेम लिखा हुआ है राम, फिर एक नदी का नाम आ गया गंगा, एक माउंटेन का नाम आ गया माउंट एवरेस्ट, एक सिटी का नाम आ गया दिल्ली, एक ट्रेन का नेम ले लो राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, एक कोई और नंबर ले लो 92। तो ये जो एक एग्जांपल हुआ, ये भी एक सेट का एग्जांपल है। कोई जरूरी नहीं कि सेट में अगर नंबर लिख रहे हैं तो सारे नंबर हो, कोई नेम लिख रहे हैं तो सारे नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। एक सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब अलग अलग होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, एक सेट के अंदर दूसरा सेट भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे सेट कहीं भी करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है कॉमा देके, तो मतलब वो सेट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एक सेट है ए, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। और एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी, इसमें लिखा हुआ है 5 6 8 9 10 3 4, ठीक है। तो ये जो सेट हुआ सेट बी, इसके अंदर 5 है 6 है 8 है 9 इस सेट के अंदर नहीं है। अगर बोला जाए सेट बी के अंदर क्या 9 एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेट बी के अंदर 9 नहीं है, क्योंकि सेट, ये जो सेट है ये तो पैक है, हमें दिख नहीं रहा है। सपोज करो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमें नहीं दिख रहा है, तो सेट बी के अंदर अगर पूछा जाए कि 9 है तो सेट बी के अंदर 9 नहीं है। वो तो जो 9 है वो तो खुद अपने आप में एक सेट के अंदर है ना। तो सेट बी के अंदर एक और सेट है। अभी सेट के अंदर क्या है, हम बाहर से, हम यहां से देख रहे हैं ना, हमें तो नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है 5 6 8, फिर एक ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमें यहां से तो नहीं दिख रहा है अभी, फिर दिख रहा है 3 और 4। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए क्या सेट बी के अंदर 9 एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे 9 इस सेट के अंदर नहीं है। सिमिलरली 10 जो है वो भी सेट के अंदर नहीं है, एक सेट के अंदर दूसरा सेट है, ठीक है ना। तो ये एक सेट हो गया, ये इसके अंदर आ रहा है। और मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं सी, इसके अंदर है 1 2 और एक है 3। तो सेट सी के अंदर एक एलिमेंट है 1 एक 2 है और एक सेट लिखा हुआ है। एलिमेंट 3 इस सेट का पार्ट नहीं है, इस सेट के अंदर एक सेट है और उस सेट के अंदर 3 है, ठीक है। अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से। आप लोग यार कमेंट करके जरूर बताना सेट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो बाय बाय।